हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जा करके, और यहाँ से जा करके आप फ्री क्विज सॉल्व कर सकते हैं, और इस सेक्शन में जा करके आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज का भी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मेरा आपसे क्वेश्चन था, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो दोस्तों हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति 217 अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है, जबकि उच्च न्यायालयों का गठन जो है अनुच्छेद 216 में कहा गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है इस्तांबुल, और मुंबई है 5वां सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर। सेकंड पर है मॉस्को और 10वां है बेंगलुरु। बात करेंगे अब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे, मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ फरवरी मंथ। दोस्तों 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में रेडियो का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, रेडियो का पुराने दिनों में जो भी योगदान रहा है, इसका जो भी महत्व रहा है, इसको याद करते हुए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ आगे चल करके इसको प्रमोट करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनेस्को के द्वारा 2011 में की गई थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2012 में इसे मान्यता दी। इस बार की थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, रेडियो दिवस की थीम अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि रेडियो डे जो होता है ना, इसकी थीम छोटी ही रखी जाती है। और छोटा जो ऑप्शन मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, छोटी थीम है अगर, तो आप जरूर उसको याद करके जाओ, अगर 2 3 4 वर्ड में है। कारण क्या है कि वो आसानी से ऑप्शंस में फिट हो जाती है, तो एग्जामिनर ना उसको रखना ज़्यादा प्रेफर करता है। अभी कोई 2 या 3 लाइन की रहती है थीम, वो कभी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करना बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये जो थीम अगर छोटी दिख गई तो आप उसको रट लो, आसान भी हो जाएगा रटने में भी, और इम्पोर्टेंट भी होता है। चलिए फिलहाल हम लोग फरवरी मंथ के जो अभी तक इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका क्विकली रिवीजन आज फिर करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड डे का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे अगर पूछा जाए तो 7 नवंबर आप बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी। 6 से 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी और 11 फरवरी महिलाओं और लड़कियों का लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विज्ञान में। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद या दिवस। ओके, अगला, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया? तो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM और UNDP यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ मिलकर के लॉन्च किया गया है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप क्या है? इसके तहत दोस्तों 1 साल के लिए इनोवेटर्स के लिए कम्युनिटी बनाई जाएगी एक प्रकार से, ठीक है ना, उनको प्रमोट भी किया जाएगा। तो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के ही द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, उसी का ये हिस्सा है। उसी के द्वारा ये इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेटर्स को इनकरेज करने के लिए ये शुरू किया गया है। UNDP भी इसमें मदद कर रहा है। 11 फरवरी 2022 को ये लॉन्च किया गया। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नीति आयोग की अगर बात करें तो ये एक दोस्तों वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था मतलब अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर संविधान बनते टाइम जो कुछ भी आयोग, जो कुछ भी संस्थाएं गठित हुई, वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगी। लेकिन संविधान बनने के बाद अगर हमें जब जब जरूरत पड़ी, उसके बाद जो जो संस्थाओं का गठन किया गया वो सभी वैधानिक कहलाई जाएंगी। तो नीति आयोग दोस्तों ये 2015 में गठित किया गया, तो इसलिए एक वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो वर्तमान में और पहले नरेंद्र मोदी जी हुए, क्योंकि ये 2014 से ही हैं प्राइम मिनिस्टर, और 2015 में इसका गठन हुआ। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और CEO हैं अमिताभ कांत। पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी। पहले CEO पूछा जाए तो आप बताएंगे सिंधु श्री खुल्लर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। RBI ने ई रूपी बाउचर की सीमा बढ़ा करके कितना किया?
तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी वाउचर की सीमा बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी है। पहले इसकी लिमिट 10,000 रुपए तक सेट की गई थी। हालांकि अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन लॉन्च करने से पहले ही अब आरबीआई ने सोचा कि अब तो सिक्योर है, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए तक इसकी लिमिट कर देते हैं। ठीक है, ई रूपी वाउचर, अगर आपको याद हो जब ये चर्चे में आया था, मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में दे करके समझाया था ई रूपी कॉन्सेप्ट है क्या। भारत की आने वाले टाइम पर डिजिटल करेंसी आने वाली है, आरबीआई की आने वाली है। ई रूपी एक नया कॉन्सेप्ट होगा, वाउचर मेथड से लोगों को पेमेंट किया जा सकेगा। जिस किसी व्यक्ति के पास, जिस किसी व्यक्ति के नाम वाउचर अलॉट किया जाएगा वही उसका यूज कर पाएगा, और जिस प्रोडक्ट को लेने के लिए वाउचर अलॉट किया जाएगा वही प्रोजेक्ट पर वो वाउचर काम करेगा। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी से लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इस बार के बजट 2022 में दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी कि आरबीआई ई रूपी यानी भारत की डिजिटल करेंसी या कहें भारत की क्रिप्टो करेंसी जल्द ही लॉन्च करेगा। 2023 के शुरुआत तक ही वो लॉन्च कर देगा। तो फिलहाल इसकी लिमिट पहले सेट की गई थी कि 10,000 रुपए रहेगी, यानी कि मैक्सिमम जो वाउचर की जो वैल्यू होगी वो 10,000 रुपए तक की होगी। लेकिन अब ये कहा गया है कि 1 लाख रुपए तक का भी वाउचर की लिमिट सेट किया जा सकेगा। ठीक है, और इसे एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है जब 1 लाख का वाउचर है तो आप एक ही बार में यूज़ करो, नहीं, इसके कई बार में आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अगला बात करते हैं, भारत ने किस देश को अपना आधार का संस्करण लॉन्च करने में मदद करने की घोषणा की। तो भारत जो है दोस्तों अपना जो आधार है ना, आधार कार्ड आप जानते ही हो, आधार वाला कॉन्सेप्ट श्रीलंका को भी बताने की घोषणा की है कि अब श्रीलंका भी ऐसा ही एक आधार लाने जा रहा है अपनी कंट्री के लिए। उसमें भारत से मदद लेगा, भारत उसमें मदद करेगा कि कैसे कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, आधार जो है भारत का जो है वो UIDAI के द्वारा ये विकसित किया गया है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसी के कॉन्सेप्ट पर अब एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा जो है ये श्रीलंका में भी लॉन्च किया जाएगा। तो 2019 में ही वहां के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, तभी ये डील हो गई थी कि भारत जो है वो उसको बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब श्रीलंका आया है। श्रीलंका देखेंगे आप मैप में, यहाँ पर है श्रीलंका। महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, गोटाबाया राजपक्षे इन्हीं के छोटे भाई हैं, और ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, संसद का नाम पार्लियामेंट। अगला, सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर किस सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। तो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के लिए एक सलाहकार समिति का, एक कमेटी का गठन किया है। नाम है उसका जी महालिंगम समिति। क्या नाम है? जी महालिंगम समिति। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जो शेयर बाजार होते हैं, शेयर मार्केट होते हैं, इन सब के लिए ये रेगुलेटरी है। ठीक है ना, जो भी इसमें होता है धोखाधड़ी या फिर जो भी चीज केसेस होते हैं उसके लिए सेबी ही होता है रिस्पॉन्सिबल, यानी वही उसकी जांच करता है। तो इसने फिलहाल जी महालिंगम समिति की अभी हाल ही में एक गठन किया है, और ये समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जी महालिंगम जी ही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अध्यक्षता करता है समितियों का नाम अमूमन उसी के नाम पर रख दिया जाता है। इस समिति में और सदस्य विजय कुमार वेंकटरमन, मृण अग्रवाल, ए बाला सुब्रमण्यम, MG परमेश्वरन, GP गर्ग, N हरिहरन और जयंत जस्सी हैं। 2013 में ही ऐसी ही एक समिति स्थापित की गई थी संरक्षण और शिक्षा कोर्स पर, सलाहकार समिति। उस टाइम पर अध्यक्षता की थी अब्राहम कोसी ने, ये गुजरात के। सेबी के बारे में बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी। ये आगे चल करके हर्षद मेहता जब स्कैम हुआ 1992 में, तब जाकर के इसको पावर मिला, यानी तब ये पावर में आया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को कौन सा पोस्ट सौंपा। तो दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां गश्ती पोस्ट सौंप दिया है, जिसका नाम है ICGS सक्षम। ICGS सक्षम जो है अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है। देखिए आप सुनते होंगे INS, ठीक है, ICGS इसका क्या मतलब हुआ? INS का मतलब हुआ कि ये जो जाएगी पोत, ये जो जहाज होगी वो नेवी को जाएगी, इंडियन नेवल शिप। ठीक है ना, तो इंडियन नेवल शिप यानी कि ये नेवी के लिए बनाई गई है। और ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप,
यानी ये जो बनेगी ये जाएगी किसको, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो यानी कि ये पांचवा जो बनाया गया है वेसल्स बनाया गया है, गश्ती पोत बनाया गया है, ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं 70% स्वदेशी सामग्रियों का यूज करके इसे बनाया गया है और ये भारतीय तटरक्षक बल के कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का एक हिस्सा है। उसी का पांचवा और अंतिम पोत था। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करें तो 1977 में स्थापना हुई थी इसकी और 1 फरवरी को हुई थी स्थापना। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया 46वां इस बार स्थापना दिवस मनाया गया। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक भी अभी नए बने हैं तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, वीएस पठानिया। ठीक है, नए महानिदेशक बने हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो वो बन गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब तो यूनियन टेरिटरी है, अब आप जानते ही हो इसको। ये दोस्तों पहला, भारत की पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बन गई है जो राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत हो गया है। अभी हाल ही में मनोज सिन्हा जी जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है, इन्होंने क्लियरेंस दिया है। एनएसडब्ल्यूएस है क्या, इसको पहले समझिए। तो एनएसडब्ल्यूएस जो है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है, ये एक्चुअली में दोस्तों जो उद्योग वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, उनके लिए जमीन वगैरह तलाशने में ये मदद करेगा। इसके लिए इसने इंडिया इंडस्ट्रीज लैंड बैंक के साथ समझौता किया है जो कि जम्मू और कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी कर रहा है। तो यानी जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, वहां में निवेश बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है। अच्छा दोस्तों, अपना सामान्य ज्ञान का भी बैच लॉन्च हो चुका है, जीकेजीएस बैच है और इस जीकेजीएस बैच में पूरा कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगले 2 सालों तक आप इसे लेने के बाद तैयारी कर सकते हो। इससे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, सारा कुछ आपका तैयार कराया जाएगा। हर एक चैप्टर, हर एक वीडियो डिटेल्स के साथ, उसकी पीडीएफ, उसका मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा 2 वर्षों तक, अगले 2 वर्षों तक करंट अफेयर की हमारी ई बुक आपको दी जाएगी मंथ बाय मंथ। इसके अलावा ईयरली भी दी जाती है, पीडीएफ डिटेल्स के साथ दी जाती है। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हो अगले 2 सालों तक। इस सामान्य ज्ञान बैच को लेने के लिए आप MZT ऐप इंस्टॉल करो। MZT ऐप पर जाने के बाद आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, वहां पर कूपन कोड यूज करना है SUMIT33। अगर आप कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस में SUMIT33 यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 33% का डिस्काउंट। लिमिटेड टाइम का ऑफर है, आप इसका फायदा उठाइए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस कंपनी को लगभग 23,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में सीबीआई ने FIR दर्ज किया? तो दोस्तों अभी तक का, इंडिया का अभी तक का सबसे बिगेस्ट फ्रॉड सामने आया है ABG शिपयार्ड के नाम से। ABG शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो है, ये 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए ठगे हुए हैं। सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। कल मैंने आपको इस पर वीडियो दी थी, आप पूरा वीडियो देख करके डिटेल में समझ सकते हैं। आप अभी तक नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह को जानते थे, इन्होंने बैंक फ्रॉड किए थे। इन दोनों की अगर संपत्ति जोड़ दी जाए तो अकेले ऋषि अग्रवाल, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अकेले दोस्तों 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए ठगे हुए हैं। इस पर डिटेल वीडियो मैंने कल दी ही हुई थी, बाकी चीजें उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कैसे कैसे ये ठगी किए, कैसे क्या रहा। शिपयार्ड लिमिटेड वो कंपनियां होती हैं दोस्तों जो शिप वगैरह जो बनती है ना, पानी के जो जहाज बनते हैं, उनकी मेंटेनेंस करना, उसका निर्माण करना, ये शिपयार्ड कंपनियों का काम होता है। ऐसी ही एक कंपनी थी ABG शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इसने 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 22,842 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया है 28 बैंकों से, जो कि हुआ। सबसे ज्यादा ICICI बैंक को, सबसे ज्यादा ICICI बैंक से इसने लिया है, लोन लिया था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बैंक है, मतलब कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। 28 बैंकों को, LIC तक को इसने ठग लिया है, जो दुनिया को ठगती है उसको इसने ठग लिया था। चलिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज कर लिया है। और ऋषि कमलेश अग्रवाल जो कि अभी सिंगापुर में घूम रहे हैं, अब इन पर भी प्रत्यार्पण का केस चलेगा और इनको यहां पर लाया जाएगा। अगला है, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किसकी जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को दोस्तों पूरे भारत में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की याद में। सरोजनी नायडू जी ये
उत्तर प्रदेश की या कहें भारत की भी किसी भी राज्य में ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कांग्रेस की जो कांग्रेस है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की ये दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी, 1925 में बनी थी ये। तो इन्हीं की जयंती पर दोस्तों 13 फरवरी को पूरा देश मनाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, इंडियन नेशनल वीमेंस डे। ओके, इनकी इस बार 143वीं जयंती है, 1879 को उनका जन्म हुआ था। इन्हें दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये 1925 में बनी थी आईएनसी की अध्यक्ष। 1947 में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसी भी राज्य में ये पहली महिला राज्यपाल हुई थी उस टाइम पर। 1917 में इन्होंने महिला भारत संघ की स्थापना की हुई थी। क्लियर? तो इनकी जयंती के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1966 में भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए, तो इसलिए वो मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है ना, तो वो भी आप याद रखेंगे, बालिका दिवस। अगला, आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति दरों में रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया? तो इस बार रिवर्स रेपो रेट दोस्तों 3.35% रखा गया है। देखिए, ये रखा नहीं गया है एक्चुअली में, वही फिर से बरकरार रखा गया है। पिछले 10 बार से कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इन्होंने घोषणा की है कि फिलहाल के लिए इस बार भी हम मॉनेटरी पॉलिसी रेट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हर तीसरे मंथ में ये जारी होता है। अब 10 बार से जोड़ लो, 10 गुणे 3, 30 महीनों से सेम ऐसे ही बना चला आ रहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, एमपीसी जो है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। अच्छा चलो छोड़ो, इसको तो आप बता ही दोगे गेस करके। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 6 सदस्य। अब इन 6 सदस्यों में दोस्तों 3 तो होते हैं भारत सरकार के। कहाँ के? भारत सरकार के। और 3 जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य सरकार के और कितने सदस्य आरबीआई के होते हैं। फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स आए हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे कल भी मैंने आपको बताया था। रेपो रेट 4.00% है, पिछली बार भी था, इस बार भी है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। बैंक रेट 4.25%, CRR 4.00%। आप सोचोगे ये रेपो रेट क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग बैंकों से अपनी बैंकिंग करते हैं ना, जैसे आप एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, एक्सिस, जो भी आप यूज करते हो, जो भी बैंक के हैं, तो इनसे हम लोग बैंकिंग करते हैं, यानी हम लोग पैसे जमा करते हैं और पैसे उधार लेते हैं लोन के रूप में। ऐसे ही ये सारी बैंकें जो है ना, ये आरबीआई से अपनी बैंकिंग करती हैं। आरबीआई को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक, यानी हम लोग इनसे बैंकिंग करते हैं बैंकों से, और ये बैंकें जो हैं इनके लिए बैंकिंग का काम करती है आरबीआई, यानी कि ये बैंकों का बैंक है आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक भी है। अब आरबीआई से जब ये लोग पैसे जमा करती हैं आरबीआई के पास और वहां से पैसे लोन भी लेती हैं, तो जब ये दोस्तों अपने ये लोन लेती हैं आरबीआई से और वो अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए लोन लेती हैं, तब उसे देना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। अगर लोन लेंगी तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ध्यान रखिएगा, जब बैंकें आरबीआई से थोड़े समय के लिए पैसा लेंगी, उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे रेपो रेट कहेंगे। और ये कभी कभी अपना पैसा जमा भी करती हैं आरबीआई के पास। कभी कभी क्या, अक्सर ये लोग क्या करते हैं, शाम को जब बैंक क्लोज होता है ना, तो अपना पैसा आरबीआई के पास डाल देती हैं, और सुबह जब बैंक ओपन होता है तो पैसा वापस ले लेती हैं। अब आप सोचोगे एक रात में क्या हो जाएगा? एक रात में बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है ना, जब आप अरबों में गिनती करोगे ना, तो एक रात बहुत होता है। तो ये लोग ऐसा करती हैं। अब देखिए, इस केस में क्या होता है कि जब अल्पकालीन समय के लिए ये अपना पैसा जमा करती हैं आरबीआई के पास, तो इनको भी तो भैया इंटरेस्ट मिलेगा उसका ना। तो इनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसे कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम ही रहेगा।
ठीक है ना। यानी लोन आप जैसे आप लोन लेते हो तो आप 8 से 14% के बीच में पाते हो, और जबकि आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको कितना मिलता है 3.35, अब तो वो भी कम हो गया, 2.25 5 के % के आसपास में हो गया। तो ये चीज़ें थी, इसको आपको समझ गए हो, आप लोग समझ में आ गया होगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभी मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, गो डिजिटल गो सिक्योर नाम से थीम से शुरू किया गया है। तो बस ये तो था आज का दिन का क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे के सारे क्वेश्चन, और अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, ठोक दो लाइक, ठीक है ना। शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही करंट अफेयर आपको समझने को मिलेगी रोजाना। समझ कर अगर पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएंगे, छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर आसान हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। करंट अफेयर लोग भगते हैं, क्यों भगते हैं? क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। रट्टा मारोगे तो करंट अफेयर समझ में नहीं आएगा। करंट अफेयर समझने वाली चीजें हैं। आपको अपने माइंड को बिल्डअप करना होगा कि करंट अफेयर मतलब जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, तो इससे आपको अवेयर होना है, इससे आपको फैमिलियर होना है, इस चीज को आपको समझना है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। इससे आपको भागना नहीं है, इसको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे में ये 2 क्वेश्चन है, आप इनका आंसर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज सॉल्व करके आप कंफर्म कर सकते हैं ये 10 के 10 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ। वहीं पर सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, सभी फोल्डर में जाइए, देखिए क्या कुछ है इस एप्लीकेशन में। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर के, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।